Assalamu alaikum viewers. This is Ikhtisam Al Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हम कवर करेंगे sources of law. तो sources of law जो है वो टू टाइप्स के हैं. फर्स्ट जो है वो ट्रेडिशनल सोर्सेज है सच एज कस्टम्स एंड यूजेजेस, रिलीजन एंड मैजिक एक्सेट्रा. ये ट्रेडिशनल और ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ लॉ है. और सेकंड जो सोर्सेज है वो मॉडर्न सोर्सेज है सच एज जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेचर हो गया एंड इक्विटी हो गया. इस तरह के जो सोर्सेज है वो मॉडर्न सोर्सेज है, यानी वो मॉडर्न ज़माने में ऐड हुए हैं लॉ के हवाले से. तो ये लॉ के 6 सोर्सेज है, तो अभी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट जो है वो कस्टम एंड यूजेजेस. कस्टम एंड यूजेजेस जो है इट इज़ हैबिट्स ऑफ पीपल. ये लोगों के हैबिट्स होते हैं फ्रॉम लॉन्ग टाइम. बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से आवाम के जो हैबिट्स होते हैं, तो फिर वो कैसे कस्टम बन जाते हैं, तो पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जब वही हैबिट्स जो है इंसान के आवाम के जब वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड फ्रॉम अनदर टू अदर जनरेशंस, तो इस तरह वो कस्टम बन जाते हैं. तो सोसाइटी के जो कस्टम्स होते हैं वो इस तरह राइज होते हैं कि सबसे पहले आवाम उसको ओबे करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जनरेट होते हैं टू अदर जनरेशन. तो इस तरह इसको हम कस्टम्स कहते हैं. तो ये कस्टम्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेट. स्टेट जो है वो कस्टम को रिकॉग्नाइज करता है सच एज कॉमन लॉज ऑफ यूके जो है वो जुडिशरी जो है यूके का वो रिकॉग्नाइज करता है कस्टम्स और ट्रेडिशंस यूके के. तो इस तरह वो जो कस्टम और ट्रेडिशंस है वो जब कोर्ट या स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है तो वो लॉ बन जाता है. तो यूके का जो कॉमन लॉज है वो इस तरह कस्टम्स और यूजेजेस से वजूद में आया है. तो कॉमन लॉज जो है वो कोर्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. जो ट्रेडिशंस होते हैं जब कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करे कि ये लॉ है तो फिर वो कॉमन लॉ बन जाते हैं और ये अनरिटन शक्ल में होते हैं, यानी ये रिटन नहीं होते. इसके बाद पाकिस्तान में एग्जाम्पल इसके हैं मैरिज और डाइवोर्स एक्सेट्रा. ये कस्टम और ट्रेडिशंस थे फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. तो इस तरह पाकिस्तान में जो है ये स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया. जिस तरह हम कह सकते हैं कि इस्लाम में मैरिज और डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 8वीं सदी से शुरू है. तो इस तरह पाकिस्तान जब वजूद में आया तो स्टेट पाकिस्तान एज ए स्टेट इस कस्टम को उसने लॉ बनाया कि ये लॉ है. तो स्टेट ने जब इस कस्टम को रिकॉग्नाइज किया तो ये लॉ बन गया. तो इस तरह मैरिज और डाइवोर्स एक्सेट्रा ये जो है ये कस्टमरी लॉज हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये कस्टम से वजूद में आए होते हैं जब स्टेट उस कस्टम को रिकॉग्नाइज करता है. इसके बाद सेकेंड जो सोर्स है लॉ का वो है रिलीजन एंड मैजिक. तो रिलीजन जो है हर रिलीजन में एक तरह के एथिक्स होते हैं. तो रिलीजन जो है अर्ली पीपल जो थे वो ये बिलीव करते थे कि ये जो लॉज है डिवाइन लॉज इसको ओबे करना ज़रूरी है, और अगर कोई उसको वायलेट करता है तो वायलेशन की सूरत में उसको डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा और वो डिवाइन फोर्स के ज़रिए होगा. तो ये उनका बिलीव था एंशियंट पीपल्स का कि ये जो डिवाइन लॉज होते हैं रिलीजन के हवाले से जो होते हैं वो इसके पीछे डिवाइन फोर्स होता है. तो अगर आप उसको डिसोबे करोगे तो डिवाइन फोर्स के ज़रिए आपको पनिश किया जाएगा. तो इस तरह वो अवाम जो थे उसको ओबे करते थे और वो एक तरह का सोर्स बन गया लॉ का. तो पाकिस्तान में जो है लॉ ऑफ डाइवोर्स तो वो डिराइव किया गया है फ्रॉम कुरान और फ्रॉम इस्लाम. तो पाकिस्तान जो है इसमें एज ए इस्लामिक स्टेट इसमें ज़्यादा लॉज जो है वो इस्लाम के बुनियाद पर और शरीयत के बुनियाद पर है. तो इस तरह ये जो रिलीजन होता है उसका एक अहम किरदार होता है लॉ के बनाने में. जब कोई स्टेट एज ए रिलीजन वजूद में आता है तो उसमें उस रिलीजन का ज़्यादा किरदार होता है. जिस तरह पाकिस्तान जो है इसमें डाइवोर्स हो गया, मैरिज सिस्टम हो गया, तो ये जो लॉज है ये
शरिया से डिराइव किया गया है, या हम कह सकते हैं कि ये कुरान के जो रूल्स है उससे डिराइव किए गए हैं। इस तरह जो हिंदू लॉज है वो ज़्यादातर हिंदू धर्म से डिराइव किए गए हैं। तो ये रिलीजन जो है एक तरह एज ए सोर्स है लॉ के बनने में। तो ये सेकेंड सोर्स हो गया जिसको हम ट्रेडिशनल सोर्स कह सकते हैं। थर्ड जो सोर्स है वो है जुडिशियल डिसीजंस। तो जुडिशियल डिसीजंस जो है, जब जजेस कोई फैसला करता है तो वो एग्जिस्टिंग लॉज के हवाले से करता है, यानी जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उसकी बुनियाद पर एक केस को डिसाइड करते हैं। तो कभी कभार एक ऐसा केस ज़ाहिर हो जाता है कि उस केस के हवाले से कोई लॉ वजूद में नहीं होता, तो जो जजेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस उस केस को डिसाइड करते हैं और वो एक तरह का प्रेसिडेंस बन जाता है फॉर अनदर जजेस। तो वो केस जो है जिसके हवाले से कोई लॉ नहीं होता इस कंट्री में, तो जजेस अपने कॉमन सेंस से उसको डिसाइड करते हैं और वो प्रेसिडेंस बन जाता है। और अदर जो जजेस होते हैं तो इस तरह जो नेक्स्ट इस तरह के केसेस ज़ाहिर हो जाते हैं, तो और जो जजेस होते हैं वो भी इसी हवाले से उसको डील करते हैं और इसके जजमेंट देते हैं। तो ये जुडिशियल डिसीजंस जो है ये भी रिटन फॉर्म में होते हैं और ये इसकी भी लॉ की हैसियत होती है। तो इस तरह ये भी एक तरह का सोर्स है लॉ का, क्योंकि उस केस के हवाले से कोई लॉ वजूद में नहीं होता तो वो नए लॉ को वजूद देता है और वो लॉ जो है वो ओबे करता है अदर जजेस। तो इस तरह के जो केसेस फ्यूचर में आते हैं तो अदर जजेस जो है वो इसी जो रूल्स बना है, जिस जज ने उसको बनाया है, तो उस रूल के तहत उसको डील करता है और जजमेंट देता है। चौथा जो सोर्स है वो है साइंटिफिक कमेंट्रीज। साइंटिफिक कमेंट्रीज जो है, जो वेल नोन ज्यूरिस्ट्स होते हैं वो जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उसको स्टडी करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं विद अदर लॉज ऑफ द सेम कंट्रीज और ऑफ अदर कंट्रीज। तो इस तरह वो उसको कंपेयर करते हैं, अमेंडमेंट इसमें प्रपोज करते हैं। तो जस्टिस के लिए जो वेल नोन ज्यूरिस्ट होते हैं वो एग्जिस्टिंग लॉज को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि इसको कंपेयर भी करते हैं और इसमें अमेंडमेंट भी प्रपोज करते हैं। तो वो अमेंडमेंट जो होते हैं वो जस्टिस के तनाजुर में होते हैं कि अगर इस लॉज में ये अमेंडमेंट किए जाए तो ये जस्टिस के हवाले से होगा और आवाम को इसमें इंसाफ मिलेगा। तो इस तरह वो चंद अमेंडमेंट्स भी प्रपोज करते हैं इसमें, और इस कमेंट्रीज की वजह से जो जजेस होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसके हवाले से वो जजमेंट देते हैं, और जो कमेंट्रीज वेल नोन ज्यूरिस्ट ने दिए होते हैं उसके हवाले से वो भी फैसले करते हैं। तो इस तरह वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फ्रॉम द कमेंट्रीज ऑफ वेल नोन ज्यूरिस्ट। तो एग्जांपल्स है कोक, हेल एंड ब्लैकस्टोन। ये इंग्लिश का जो लॉ है ये इसके कमेंट्रीज से जो है इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। तो इस तरह ये जो ज्यूरिस्ट है उसने इंग्लिश लॉ को इंतहाई इन्फ्लुएंस किया है। और जो मुस्लिम लॉ है लाइक इन पाकिस्तान, तो ये जो 4 इमाम है इस्लाम में, लाइक इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम हम्बल और इस तरह एक और भी इमाम है, तो ये जो 4 इमाम है उसने जो कमेंट्रीज दिए हैं उससे इस्लामिक लॉ जो है वो इन्फ्लुएंस हो चुका है और अभी भी जो फ्यूचर लॉज बनाए जाते हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये इस्लाम में जो 4 इमाम्स है उससे इसके कमेंट्रीज जो है उससे इस्लामिक लॉज जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। और जो वेस्टर्न्स है लाइक दिस ज्यूरिस्ट, इससे इंग्लिश लॉ इन्फ्लुएंस हुआ है। तो वो वेल नोन जो ज्यूरिस्ट होते हैं वो जो अपने कमेंट्रीज देते हैं इसमें अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं, तो वो उस कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो जजेस होते हैं वो इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसके कमेंट्रीज के ऊपर जो है वो केसेस को डिसाइड करते हैं। इसके बाद 5वां जो सोर्स है वो है इक्विटी। तो इक्विटी जो है वो
इक्वलिटी और इक्विटी ये टू डिफरेंट चीज़ें हैं। इक्वलिटी जो है वो किसी शख्स को इक्वल जो है ना जो इसका इक्वल हक बनता है उसको देना, तो इसको हम इक्वलिटी कहते हैं। और इक्विटी जो है वो जिसकी जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक उसको देना, इसको हम इक्विटी कह सकते हैं। तो इक्विटी जो है इसको हम एक ग्राफ के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के लिए ये ग्राफ ड्रा करता हूँ जिसके ज़रिए आप लोग जो है वो इक्विटी को अंडरस्टैंड करोगे। तो इक्विटी जो है वो इसका एक एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें 3 बंदे हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं और इस दीवार के उस साइड एक क्रिकेट का मैच शुरू है। तो वो मैच देखने के लिए ये 3 बंदे, एक बंदा जो है उसकी ज़मीन से ऊंचाई इतनी है, तो उस बंदे को जो है वो क्रिकेट मैच खुद ब खुद दिखाई देगा, यानी तो इसके लिए नीचे कोई मेज़ वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो बंदा है उसकी हाइट इतना है, तो इस हाइट के हवाले से वो इस मैच को नहीं देख सकता क्योंकि दीवार के उस तरफ मैच शुरू है और वो दीवार के इस तरफ है, तो इस तरह वो उस तरफ जो मैच है उसको नहीं देख सकता। और तीसरा जो बंदा है उसकी हाइट इतना है और वो भी इस मैच को नहीं देख सकता क्योंकि इसकी जो हाइट है वो इंतहाई कम है। तो अभी इक्वलिटी तो ये है कि एक तरह का जो है टेबल इसके नीचे रखा जाए सारे के नीचे जिसका लेंथ एक ही तरह हो, तो इसको हम इक्वलिटी कहेंगे। और इक्विटी जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि दीवार के उस साइड मैच शुरू है और इस बंदे का हाइट हमने उस चार्ट में लगाया है, तो उस बंदे का हाइट जो है वो खुद ब खुद इस पर पूरा उतरता है और उसको मैच अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, तो उसको नीचे मेज़ वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बंदा जो है इसके लिए इतने मेज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो जब उसके ऊपर खड़ा हो जाता है तो उसको मेज़ दिखाई दे सकता है। तो इस तरह इसके नीचे इतना मेज़ रखना, इसको हम इक्विटी कहते हैं। और जो तीसरा बंदा है उसके लिए थोड़ा ऊंचा मेज़ रखना ताकि वो भी उस मेज़ को दिखाई दे सके, तो इसको हम इक्विटी कहते हैं कि इसको मेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है और दूसरे बंदे को इतने हाइट के मेज़ की ज़रूरत है और तीसरे को इतने हाइट की मेज़ की ज़रूरत है। तो ये जो 3 बंदे हैं इसके लिए डिफरेंट हाइट्स के मेज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो दीवार के उस तरफ मैच को देख सकते हैं, तो इसको हम इक्विटी कह सकते हैं। और अगर इक्वलिटी का एग्जांपल हम दे दें तो इसके नीचे एक ही साइज़ के ऊंचाई के मेज़ को रखना, इसको हम इक्वलिटी कहते हैं। लेकिन इस जगह पे इक्वलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस्लाम में भी इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। नेचुरली हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी जो है वो इम्पॉसिबल है। नेचुरली एक बंदा जो है इसका पाँव नहीं होगा, दूसरे बंदे का जो है वो लंगड़ा होगा, तीसरे का आंख नहीं होगा, और जो है किसी का रंग काला होगा, किसी का गोरा होगा, और चंद जो है वो बॉडीली मजबूत होंगे लेकिन मेंटली वो वीक होंगे, चंद ऐसे होंगे कि वो मेंटली मजबूत होंगे। तो इस तरह नेचुरली इंसानों में कोई इक्वलिटी नहीं है और इक्वलिटी नेचुरल जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इस तरह इस्लाम में भी और नेचर में भी इक्विटी का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह इसको हम इस तरह एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि आज से सारे जो बंदे हैं वो साइकिल पे चलेंगे, तो कोई मोटरसाइकिल और कार वगैरह की ममानत होगी। तो इस तरह वो हर बंदे को साइकिल जो है वो मुहैया करेगा।
लेकिन चंद ऐसे बंदे हैं जिसके पाँव नहीं है, तो इस तरह उस बंदे को साइकिल देना, इसको हम इक्वलिटी कह सकते हैं, क्योंकि इक्वली जो आवाम है पाकिस्तान में उसको गवर्नमेंट जो है इक्वली साइकिल देंगे कि हर एक बंदे को एक एक साइकिल हम देंगे। लेकिन जिसके सिरे से पाँव ही नहीं है तो इस तरह वो किस तरह साइकिल को चलाएगा, तो इसको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। और इस तरह बंदे को व्हील चेयर देना, इसको हम इक्विटी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको साइकिल दे दे तो वो इक्वलिटी में तो आता है लेकिन उसके लिए साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसको व्हील चेयर दे दें तो उसका काम इससे चलाया जा सकता है, और इस तरह जो है इसको हम इक्विटी कहेंगे। तो इक्विटी जो है यूजुअली अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी जो जजेस होते हैं वो यूजुअली केसेस को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, बट समटाइम्स इन 3 केसेस, फॉलोइंग जो 3 केसेस है इसमें जजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू इक्विटी जो है लॉ को केसेस को डिसाइड करते हैं। तो 3 केसेस जो है वो नंबर फर्स्ट ये है, नो लॉ एग्जिस्ट अबाउट द केस, यानी कोई ऐसा केस हो जिसके हवाले से लॉ एग्जिस्ट ना करे, तो इसके हवाले से जजेस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन कॉमन सेंस वो इस केस को डिसाइड करते हैं और जजमेंट देते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो है, जब किसी केस के हवाले से कोई लॉ एग्जिस्ट ना करे तो इस केस में जो है जजेस जो है वो इक्विटी का सहारा लेते हैं और इसके हवाले से वो जजमेंट देते हैं। सेकंड केस जो है, द एग्जिस्टिंग लॉ जो है अपेरेंटली अनजस्ट एंड कॉज इनजस्टिस, जजेस जो है उसको अगर एग्जिस्टिंग लॉ अगर इस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए उस केस पर, लेकिन जजेस को ये लॉ जो है वो अपेरेंटली अनजस्ट दिखाई दे सके, तो इस तरह वो जो है जजमेंट जो है वो इक्विटी की बुनियाद पर देता है कि ये जो लॉज जो है वो हमें अनजस्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस बंदे के साथ इनजस्टिस हो सकता है। तो इस सेकंड केस में भी जजेस जो है वो इक्विटी का सहारा लेते हैं। थर्ड जो केस है, सोशल कंडीशन सो चेंज, लाइक जो सोशल कंडीशंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं, तो एंशिएंट जो लॉज थे वो मॉडर्न पर अप्लाई नहीं हो सकते। टू अप्लाई द ओल्ड लॉज ऑन द न्यू केस, ये अगर हम उसको अप्लाई करें ओल्ड लॉज को ऑन टुडे केस, तो इस तरह इट कॉज इनजस्टिस, ये उस बंदे के साथ इनजस्टिस होगा। तो इसके हवाले से भी अगर कोई लॉ पास्ट में बनाया गया हो और प्रेजेंट में कोई केस हो तो जजेस उस लॉ को प्रेजेंट पर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इससे इनजस्टिस होगा उस बंदे के साथ। तो जजेस इस केस में भी जो है इक्विटी का सहारा लेते हैं। थर्ड जो है लेजिस्लेचर, ये सोर्स जो है ये सबसे मॉडर्न सोर्स ये लेजिस्लेचर है। तो मॉडर्न लाइफ जो है वो कम्प्लेक्स होता जा रहा है और न्यू चैलेंजेस जो है वो एराइज हो रहे हैं इंसान के ज़िंदगी में, तो इट डिमांड्स न्यू लॉज। तो ये जो न्यू चैलेंजेस है इसके हवाले से न्यू लॉज की भी ज़रूरत होती है। तो लेजिस्लेचर जो है वो इस कमी की जो है उसको पूरा करते हैं, यानी इंसानों के जो न्यू चैलेंजेस है उसके लिए न्यू लॉज जो है वो लेजिस्लेचर बनाते हैं। तो लेजिस्लेचर जो है इट कैन मेक अमेंड एंड रिपेल लॉज, मेक जो है कोई ऐसा मसला वजूद में आया ज़ाहिर हुआ के हवाले से एग्जिस्टिंग लॉ ना हो, तो लेजिस्लेचर जो है वो उसके हवाले से लॉ बनाते हैं। सेकंड जो है अमेंडमेंट, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको वो अमेंड कर सकते हैं, यानी उस प्रेजेंट के जो सिचुएशंस है उसके हवाले से उसको अमेंड कर सकते हैं। और रिपील का मतलब ये है कि वो सिरे से लॉ को ख़त्म कर सकते हैं कि अभी ये पुराना हो चुका है और नए जो केसेस हैं, नए जो चैलेंजेस है उस पर पूरा नहीं उतरते, तो इस तरह उसको रिपेल भी करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रोसीजर इसके लिए होते हैं कि लेजिस्लेचर लॉ किस तरह बनाएगा, उसकी अमेंडमेंट किस तरह करेगा और उसको किस प्रोसीजर के हवाले से रिपेल कर सकता है। तो इसके हवाले से डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़। इन यूके जो है
इसमें ऑर्डिनरी प्रोसीजर्स है फॉर मेक अमेंड एंड रिपेल एनी लॉज. लाइक इन अदर कंट्रीज 2/3 मेजॉरिटी भी हो सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं और एब्सोल्यूट से भी हो सकती है. तो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं लेजिस्लेचर के हवाले से कि वो किस तरह लॉ को मेक अमेंड और रिपेल कर सकेगा. तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आई होगी. अगर लेक्चर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. वस्सलाम.